होता है, कंसिलिएशन होता है, मीडिएशन। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का मतलब होता है कि आप वो कैसे और भी तरीके हैं लिटिगेशन के अलावा जो कि आपको वैकल्पिक हैं विवाद निवारण के लिए, तो ये लिटिगेशन नहीं होगा दोस्तों। हस्बैंड एंड वाइफ जब भी इस अदर कंपनी में रहती है तो उनके पास राइट्स होते हैं जिसको बोलते हैं दाम्पत्य अधिकार, कॉन्जुगल राइट्स। लीगल राइट्स जो होते हैं स्टैट्यूट में दिए गए हैं। मैट्रिमोनियल राइट्स को मतलब वैवाहिक संबंध, तो लेकिन यहाँ पे आपका आंसर याद रखिएगा कॉन्जुगल राइट्स होगा, ना कि मैट्रिमोनियल राइट्स। ऐसी कोई राइट्स नहीं होती हैं, वो साइट्स होती है लेकिन राइट्स नहीं होती। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को आपको कह सकते हैं लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकग्नाइज करता है, ये आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल 29 तो उसमें लिखा है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करता है। ये कहा है कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज एन इसेंशियल फीचर। तो इसेंशियल फीचर जो होते हैं गवर्नमेंट के, जो फेडरल स्ट्रक्चर में होते हैं, फेडरल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती हैं उसमें अनिवार्य विशेषताएं हैं। उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि आपकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। पावर नहीं होता बेटा, पार्स होता है, ये बोला जाता है पार्स। प्रोनाउंसिएशन ऐसा है इसलिए। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है का मतलब क्या है कि ये राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष होता है, ये आप सभी जानते हैं। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन प्राइमरली हेल्प्स इन, तो प्राइमरली जो प्राइमरी फंक्शन है वो ट्रांसपेरेंसी लाना है आपको पारदर्शी प्रशासन में, तो ये इसका मूल उद्देश्य है। आपको टू सीक द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस इज गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है आपका 39A में तो दिया नहीं गया है, उसमें आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो इसका आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है, लेकिन जहाँ तक कहा गया है फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रेमेडी की बात करता है। तो इसका आंसर 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21A दिया है, ये गलत है। यहाँ पे इसका आंसर गलत है, आंसर होगा 21। लेकिन जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो 39A में दिया गया है आपको, उसके तहत हमारे हिसाब से सही होगा आंसर 39A, अगर इसके आंसर के हिसाब से देखा जाए तो। एनी चार्ज फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में भी रिफर्ड, तो जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि कोई इम्पीचमेंट की बात करेंगे प्रेसिडेंट की तो कोई भी हाउस से हो सकता है, पार्लियामेंट के। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू, तो कन्फाइंड टू मतलब क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए और किसी पे लागू नहीं होता और किसी पे इन्फोर्स नहीं कराया। इन्फोर्स तो इसको कराया भी नहीं जा सकता वैसे, लेकिन सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर ही केवल लागू होता है। तो हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है जो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ओके, तो मोदी जी जो नई सदन जैसे 2019 में जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने ऑर्डर दिया था प्रेसिडेंट को। ऑर्डर क्या दिया था? उनको रिकमेंड किया था कि आप इसको भंग कर दें और नई लोकसभा का गठन करें। सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड बाय द हो, तो सेफ गार्ड जो होता है फॉरेस्ट का, जो उसके लिए आर्टिकल 48A है जिसके तहत सेफ गार्ड किया जाता है फॉरेस्ट को। इसमें आपका जो है सभी सही हैं, इसमें कोई मिसमैच पेयर नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करें, चाहे आर्टिकल 23 की बात करें, तो प्रोहिबिशन तो नहीं है। ट्रैफिकिंग उसका जो है फोर्स लेबर का, ये तुम्हारा फोर्स लेबर की बात करता है, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर 3 होगा। बाकी सारे सब तो हैं। आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, आपका राइट टू लाइफ भी है 21 में दिया गया है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल भी 18 में दिया गया। विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे तो देखिए गोवा जो है अभी रिसेंटली जो आपके चीफ जस्टिस बोबड़े थे उन्होंने कहा था कि कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं जो गोवा में एग्जांपल है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इंडिया में एक ही स्टेट है जहाँ पे जिसका नाम है गोवा, वहीं पे एक स्टेट है जो वो पोर्तुगीज़ के द्वारा वहाँ पे लागू किया गया था। हु कैन टेक द पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द विदाउट बीइंग इट्स मेंबर। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं 86 जब पढ़ेंगे आप, जब 86 पढ़ेंगे 76 पढ़ेंगे तो उसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 76 में। वो क्या कर सकते हैं, विधान मेंबर हुए वो उसकी प्रोसीडिंग को सुन सकते हैं।
नेशनल वोटर्स डे आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। उसके पहले हमें एक राइट्स मिले जिसको बोलते हैं वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स आपको जनवरी तो 25 में मिले हैं आपको। मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग राज्यसभा इलेक्शन लड़ने के लिए आपको लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल होना चाहिए और राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 30 साल के होना ही चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। ऑफिस से इसको निकालने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसको ऑफिस से निकाल सकते हैं और कोई नहीं उसे निकाल सकता। रिपोजिटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के ट्रस्ट को रिपोजिट करता है, वो बचाए रखता है, उसकी गरिमा को बचाए रखता है। तो वो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको बोलते हैं कि रिपोजिटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये आपका आर्टिकल 1(1) में दिया गया है। ये आप यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ये बेसिक क्वेश्चंस है बेसिकली, आप देखिए इसको ध्यान से। अंडर सिटीजनशिप एक्ट। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा हो तो सॉरी, इसके लिए मैंने एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया है इसीलिए ये लंबा हो गया। मैं आपको इसी तरह आधा ज्ञान दे के जाना नहीं चाहता। तो ये आप क्वेश्चंस देखें। अंडर सिटीजन्स ऑफ एक्ट 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोड ऑफ एक्विजिशन टू सिटीजन्स ऑफ इन इंडिया। तो ये आपका मोड ऑफ एक्विजिशन तो बाय बर्थ भी कर सकते हैं, बाय डिसेंट अवरोहण के द्वारा, दोनों से हो सकता है। स्पेसिफिकली इसमें 3 विधि हैं, लेकिन बाय बर्थ और बाय डिसेंट दोनों से हो सकता है। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो कोई रिलेटेड क्वेश्चन से, आप उसको नेक्स्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। और भी कई सारे वीडियो बनाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अर्पित के नाम से मेरी आईडी है, आप उस पर जाइए, उसे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं तुरंत आपको सॉल्व करके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ये आपकी राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स इस चैप्टर से निकाल गए, ये इसी के कारण हमारी फंडामेंटल राइट एक कम हो गई, 300A में चला गया है, इसको आप ध्यान दीजिए। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपकी जो है तीनों में सभी होगा, सभी श्रेणी में आते हैं। टू डिफेंड द कंट्री, सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय झंडे और गीत का सम्मान करना। ये 41 क्वेश्चन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंटेंट इन विच ऑफ द ग्रुप ऑफ आर्टिकल। तो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो 36 से 51 के बारे में बात किया है, उसके में पूरा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर। गवर्नर के बारे में यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि गवर्नर में इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। जबकि प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नमेंट केवल रिपोर्ट भेजता है गवर्नर कि हाँ ये स्थिति सही नहीं है, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है वो 3 प्रकार की इमरजेंसी करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी ऑफ द स्टेट एंड इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। तो ये आपका इसका आंसर 4 होगा। उसके बारे में बात करता है हु अमंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की बात करें जो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था वो राजप्रसाद था, 2 से ज़्यादा साल के लिए वो राष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश में, बाकी कोई नहीं रहा। आपके लोकसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे कम है। जब भी प्रतिनिधित्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें और छत्तीसगढ़ में तो 11 सीटें, तेलंगाना में 27 सीटें, तो ये 17 सीटें हैं। तो ये आपका इसमें आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द हाई कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश। तो हाई कोर्ट 2013 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 3 में बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। यूनियन लिस्ट, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। इसका आंसर मेरे हिसाब से ये है आपका 6 सेकेंड वाला है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैं आपको लेकिन हिंट दे दे रहा हूँ, इसका सेकेंड वाला ये आंसर है। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अमेंडमेंट के कारण हो सकता है कि ये चेंजेस आते रहते हों। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है वो आपका यूपी में लगा गया है सबसे अधिक बार, 10 बार अभी तक
प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। उसमें 2 बार मायावती ने लगाया था, एक बार बनारसी दास ने लगाया था, एक बार राजनाथ सिंह ने लगाया था 2002 में, आपके 1969 में भी लग चुका है। तो सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल, 10 बार, याद रखिएगा। 10% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड इकोनॉमिक सेक्टर, ये देखिए आपका नया अमेंडमेंट जो हुआ था, ये 10% EWS कैटेगरी वाला, ये 103वां अमेंडमेंट था। देखिए याद रखिएगा, बिल अलग होता है, बिल की बात करेगा तो अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे तो अलग है। बिल अलग होता है और आपका अमेंडमेंट अलग होता है, याद रखिएगा। बिल जो लाया जाता है विधेयक कहलाता है, उसको विधेयक बोलते हैं, और जब वो अमेंडमेंट हो जाता है तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। कौन सा अमेंडमेंट था? 103वां अमेंडमेंट था। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो होती है वो आपकी 2 कमेटी है, दोनों कमेटी है, बोथ पार्लियामेंट अकाउंट्स एंड कमेटी, और CAG वाली जो कमेटी होती है वो भी कमेटी है। तो ये याद रखिए। द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड अ कास्ट इन द शेड्यूल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये देखिए पावर जो है वो शेड्यूल को किसी शेड्यूल कास्ट में जोड़ देना या निकाल देना, ये पावर के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया पार्लियामेंट को, वो किसी भी जाति को सूची में रख सकती है या बाहर निकाल सकती है। If a person is not a member of parliament is appointed as a minister then he should, देखिए मोदी जी कहते हैं पहले कि आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, तो उनको एक तरीका दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि विद इन 6 मंथ आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना, रजिस्ट्रेशन नहीं बोल सकते, आपको मेंबर बन जाना है। तो 6 महीने तक आप अगर मेंबर नहीं भी हैं तब भी आप प्राइम मिनिस्टर या CM के पद पे सही हैं, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर भीतर आपको CM बनना है। तो ऐसा केस था आपका HD देवगौड़ा का केस था, आप जब पढ़ेंगे आएंगे तो इसमें पढ़ेंगे अच्छे से आप। तो इसमें अब प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स हैं, ये क्लैट की तरह क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रेम किए गए हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। तो ये लिखा है व्हेन अ पर्सन गिव्स कंसेंट फॉर एनी एक्ट टू बी डन बाय अनदर सच पर्सन कैन नॉट क्लेम डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ एक्ट डन प्रोवाइडेड एक्ट डन फॉर द, ऐसे कहा। इसका सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ कि अगर आप किसी को सहमति देते हैं कि इस काम को करना है, तो आप उसी काम के लिए केवल सहमति लिए हैं और कोई काम के लिए तो सहमति लिए नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने क्या किया, देखिए अपेंडिक्स के रिमूवल की सहमति लिया था लेकिन गाल ब्लैडर भी निकाल दिया, तो ये गलत कर दिया ना, तो ये लाइबल होगा। तो P क्लेम कर सकता है अपना डैमेजेस S से, समझ में आया। अगर आपसे कोई कहे हार्ट का पेशेंट, हार्ट निकालना है, हार्ट का इलाज करना है, तो आप फेफड़े का भी इलाज करने लगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो क्योंकि आपने कंसेंट उसके लिए दिया था। तो ये याद रखिए। इसका आंसर जो है ये भी सही है, क्योंकि 253 के तहत जो होगा इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको इंडियन टेरिटरी में लागू करने का अधिकार है। तो जब जो 1972 में जो रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन हुआ था, उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को एक कंकरेंट लिस्ट के थ्रू आपको जोड़ा गया था। इसका आंसर और ए होगा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन भी इसमें भी आप देखेंगे तो ये हमारा असर्शन जो है ये केवल इसमें केवल आपका ट्रिब्यूनल है, तो ये रीट कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। कैन डिसाइड द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट वॉल, ये NGT जो है इस्टेब्लिश किया था, वो ये रीट कोर्ट नहीं है। पहली बात तो ये A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। When 2 or more states request the parliament through the state assembly to enact the central laws, तो ये भी सही है आपका, क्योंकि कई सारे देखिए 7 या 9 राज्यों ने मिलकर सहमति दी थी कि आप वाटर पे सेंट्रल से कह दिया था कि आर्टिकल 252 के तहत आप इस पर कानून बनाइए, तो इसीलिए वाटर एक्ट लाया गया। ये आपका आंसर सही है। इसका बोथ A and R आर इंडिविजुअली ट्रू, और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A होगा इसका आंसर। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीडियो को फास्ट मोड में भी लगा के देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में एक एक चीज़ों के बारे में आपको डीपली डिस्कस करूंगा। इससे आपको क्या होगा कि जानकारी भी होगी, केवल आंसर नहीं पता करेंगे, उसकी रीजंस भी पता चलेंगे। मैरिज इज़ नॉट वैलिड ओनली बाय मेयर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गारलैंड, तो मैरिज जो होता है गारलैंड के केवल एक्सचेंज से नहीं होता है। तो आपको क्या होता है, रिचुअल्स को फॉलो करने होते हैं, जो आपके उसको फॉलो करना ही, केवल एक्सचेंज कर लेंगे गारलैंड्स, वो ऐसे थोड़ी ना होता है। शादी करने के लिए आपको क्या होना, सेरेमनीज को फॉलो करना होगा। देयर मस्ट बी सेरेमनीज। आप अगर गारलैंड एक्सचेंज कर ले रहे हैं और खाली जाके रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं, तो इससे शादी थोड़ी ना होती है आपकी। तो ये जो होगा इसका आंसर, मैरिज इज इनवैलिड इवन इफ रजिस्ट्रेशन इज डन होगा इसका आंसर। अटेम्प्ट इज एन इनकोहेट ऑफेंस, इनकोहेट का मतलब अपूर्ण अपराध है, अपराध तो नहीं है, केवल अटेम्प्ट किया है। जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड
होता है, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड भी आपका क्राइम है, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में क्राइम है। तो ये याद रखिए कि मर्डर तो हुआ नहीं, लेकिन अटेम्प्ट तो किया ना उसने, तो इनकोहेट क्राइम है, इसको इसलिए बोलते हैं अपूर्ण अपराध है। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए विद इंटेंशन टू स्टील सम रुपीज़, तो जो जेब में हाथ डालता है पुस्तक को घोड़ा दबा देता है और बी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ए को जो होगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट का एक तो चार्ज लगेगा क्योंकि उसने चोरी किया है, और वो साथ ही साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज उसके ऊपर लगेगा। यहाँ पे दोनों लगेगा, याद रखिएगा। मेयर एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस इज अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है आपका 120 ए में दिया गया है कॉन्स्पिरेसी के बारे में। कॉन्स्पिरेसी जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप केवल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ना, अगर षड्यंत्र रच रहे हैं ना, वही केवल क्राइम है। तो ये आपका आंसर इसका सही है, और ए और बी दोनों लाइबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, भले उसने एक्ट किया हो या नहीं किया हो, ये ज़रूरी नहीं है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव और इंटेंशन। अब मोटिव क्या होता है देखिए, बता दिए। मोटिव जो होता है आपका अल्टीमेट रिजल्ट होता है। जो मोटिव है आपका, मोटिव बैड भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। जैसे कि आप चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के मोटिव क्या है कि आपको भूख लगी है, खाना खाना है, तो मोटिव तो अच्छा है आपका, लेकिन इंटेंशन क्या है, काम क्या है, चोरी करना। चोरी करना इज अ बैड क्राइम ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड। तो आपको मोटिव तो देखेगा नहीं। तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस के समय केवल मोटिव देखा जाता है कि आपको सज़ा ज़्यादा देना है कि कम देना है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आपका इंटेंशन काम करता है। तो ये यहाँ पे याद रखिए कि ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड मोटिव विल हेल्प हिम टू रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। ये तीसरा आंसर होगा इसका। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन तो क्या आपका जो है वो, पहली बात तो ये जान लीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो 2005 का है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये फंडामेंटल राइट है। इसी के तहत जो प्रेस वाले होते हैं इसका अधिकार का यूज़ करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस याद रखिएगा। एक्स एग्री टू पे 25,000 टू सी इफ ट्रेंस। देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बाजी लगा रहे हैं। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी अनसर्टेन इवेंट है। अनसर्टेन इवेंट है तो दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य केवल 25,000 रुपये पाना है। तो यहाँ पे आपको वेजरिंग एग्रीमेंट की जब बात करेंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे आपका ये आपका वॉइड होता है आर्टिकल सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो ये बाजी का करार कर रहे हैं। समझ में आया आपको? मैक्सिम क्या है? रेस इप्सा लिक्विटर। इसका मतलब होता है कि घटनाएं स्वयं बोलती हैं।